वेलकम क्लास। तो आज हम इस पेपर के लास्ट चैप्टर के लास्ट पार्ट पर आ गए हैं, जो कि है अब आपका हेलिक्स, टर्न हेलिक्स मोटिव, या जिसको हम HTH मोटिव या HTH लूप कहते हैं। HTH मोटिव से इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम पहले, और उसके बाद इसके फंक्शंस और जो ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर्स में जो रोल प्ले करता है ये, उसके बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। एक हेलिक्स टर्न हेलिक्स या एक हेलिक्स टर्न HTH मोटिव जिसको हम कर रहे हैं, उसमें एक 20 अमीनो एसिड लॉन्ग DNA बाइंडिंग मोटिव होता है, जैसा कि हमने यहाँ पर डायग्राम में दिखाया हुआ है। ये इसका C टर्मिनल है और ये N टर्मिनल है। यहाँ पर एक HTH मोटिव में दो हेलिक्स होते हैं, जो कि एक छोटे टर्न से कनेक्टेड होते हैं। जो सेकेंड हेलिक्स है इसमें, ये रिकॉग्निशन हेलिक्स है, जो कि DNA की मेजर ग्रुव पर एक जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है उससे जाकर के और ये जुड़ता है। और यहाँ जो ग्रीन कलर में आपको दिखाया हुआ है, ये जो पार्ट है इसका फर्स्ट हेलिक्स है ये, और ये इस मोटिव को स्टेबलाइज करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल ई कोलाई लैक्टोज रिप्रेसर। जो होम्योबॉक्स डोमेन्स हैं, जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं। एक दूसरा उदाहरण है इसका एंटीनेपीडिया। होम्योबॉक्स डोमेन्स जो हैं वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स में आते हैं। और यहाँ पर इस डायग्राम में हम जो स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, यहाँ पर कि दो हैं एक यहाँ पर, तो ये वाला जो पार्ट है ये एक मेजर ग्रुप में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, और जो दूसरा हेलिक्स है इसका, वो इस मोटिव के स्टेबलाइजेशन का काम यहाँ पर करता है। इस डायग्राम के थ्रू हम यहाँ पर बता रहे हैं कि जो सीक्वेंस स्पेसिफिक इंटरेक्शन है वो किस तरह से होती है। इस डायग्राम में देखिए आप ये कि यहाँ जो नाइट्रोजनस बेसेज की एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगी, उसको इस हेलिक्स का ये पार्ट जो है वो रिकॉग्नाइज करके और वहाँ बाइंड होगा, और जो टर्न के बाद वाला जो पार्ट है वो आपका इसको स्टेबलाइज करने का काम यहाँ पर करेगा। और जैसा मैंने पहले बताया था जब हम जिंक फिंगर पढ़ रहे थे, कि उसकी वजह से DNA के जो हेलिक्स है उसमें थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि कन्फर्मेशनल चेंजेस जो हैं वो आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये आपका HTH मोटिव आकर के और जुड़ रहा है, जैसा कि हमने जिंक फिंगर के केस में भी देखा था कि वहाँ थोड़ा सा एक स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन इसका हो जाता है। ओके, जो प्रोटीन DNA के साथ में जुड़ रही हैं उसमें कुछ पार्ट जो हैं वो होते हैं। The first part is ligand binding domain, and the second is activation of repression domain, जो कि आपका C टर्मिनल से जाकर के और जुड़ता है, और एक DNA बाइंडिंग डोमेन होगा जो कि आपका N टर्मिनल से जाकर के और जुड़ता है। तो इसके स्ट्रक्चर को अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में देखें, स्ट्रक्चर ऑफ हेलिक्स टर्न हेलिक्स डोमेन, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा एक तो इसके अंदर वो हेलिक्स है उसका, प्लस सेकेंडरी स्ट्रक्चर हेलिक्स, यानी दो हेलिक्स इसके अंदर हो गई है, ये मिलकर के और आपका एक सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर मोटिव जो है वो बनाएंगे। और इस तरह के जो मोटिव हैं, मोटिव मिलकर के और डोमेन बनाते हैं। इनका डिटेल हम यहाँ पर अभी देखेंगे, जिससे हमें इसके बारे में पता चलेगा। देखिए हमने जो कहा था इसके अंदर कि दो अल्फा हेलिक्स है इसके अंदर, और एक टर्न जो है वहां पर होगा। तो ये एक अल्फा हेलिक्स हो गया आपका, यहाँ पर ये टर्न है, और ये इसकी दूसरी अल्फा हेलिक्स है। ये जो पार्ट है इसका वो स्पेसिफिक है, ऐसा नहीं है कि ये कहीं पर भी जो है वो टर्न हो जाएगा। यहाँ पर एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड सीक्वेंस होगी जो कि इस टर्न का फॉर्मेशन जो है वो करवाती है। तो इसमें अगर हम देखें यहाँ पर कि स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा
स्ट्रक्चर ऑफ हेलिक्स टर्न हेलिक्स मोटिव, 2 अल्फा हेलिक्स ज्वाइंड बाय ए टर्न। यहाँ पर हमने इस टर्न को अलग से एम्फेसिस देने की जरूरत इसलिए है कि हम यहाँ पर कह रहे हैं कि 2 अल्फा हेलिक्स ज्वाइंड बाय ए टर्न। ऐसा नहीं है कि ये कोई रेंडम टर्न हो गया है, कहीं पर भी टर्न जो है, क्योंकि दोनों अल्फा हेलिक्स है तो ये टर्न कहीं पर भी हो जाए ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर अमीनो एसिड की एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है जो कि इस टर्न का फॉर्मेशन करती है। तो टर्न और जो लूप बना है उसके अंदर डिफरेंस क्या है? जो लूप अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो लूप इज लार्जर देन टर्न। यहाँ पर देखिए आप इसको, ये जो रेड कलर में है ये 2 आपकी अल्फा हेलिक्स है, और जो ग्रीन कलर में हमने बताया है ये क्या हो गया, आपका लूप हो गया। तो टर्न तो जो है वो सिंपल हो सकता है, लेकिन लूप जो है वो क्या होगा, लार्जर देन टर्न होगा। दूसरी चीज, इन दिस लूप there are 7 to 16 amino acid, whereas turn has 4 to 6 amino acids। जो बात हमने पिछले डायग्राम में बताया था मैंने आपको कि टर्न में 4 to 6 अमीनो एसिड्स होंगे और इसमें से लूप में 7 to 16 अमीनो एसिड्स जो हैं वो होंगे। लेकिन दोनों में सिमिलरिटी भी है। सिमिलरिटी क्या है कि दोनों में ही वो जो स्पेसिफिक पार्ट है जहां पर कि लूप बन रहा है या टर्न बन रहा है, वहां पर चार्ज्ड अमीनो एसिड्स जो हैं वो होते हैं। ओके, नाउ जनरल मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए डोमेन, कि डोमेन जो है वो किस तरह से बनता है, इसको अगर हम देखें तो एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा, हेलिक्स होगा या बीटा होगा उसके अंदर। ऐसा एक और सेकेंडरी स्ट्रक्चर हेलिक्स या बीटा मिलकर के आपका एक सुपर कंडक्टरी स्ट्रक्चर या मोटिव बनाता है, और 2 मोटिव जो है मिलकर के और डोमेन का फॉर्मेशन जो है वो करते हैं। ओके, नाउ बैक टू हेलिक्स टर्न हेलिक्स मोटिव, दैट इज फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पर होमियो डोमेन का। होमियो डोमेन जो है ये बनते हैं होमियो बॉक्सेस से। और होमियो बॉक्स क्या है? होमियो बॉक्स जो है कंजर्व्ड सीक्वेंस है 180 बेस पेयर्स की, और इस बॉक्स से जो प्रोटीन्स बन रही हैं ये एक डोमेन बनता है जिसको कि हम होमियो डोमेन कह रहे हैं। ओके, नाउ मैकेनिज्म ऑफ इंटरेक्शन विद डीएनए, कि ये होमियो डोमेन या हेलिक्स मोटिव जो है वो डीएनए से किस तरह से इंटरेक्ट जो है वो करता है। तो पार्ट्स हम देख चुके हैं यहाँ पर हेलिक्स टर्न हेलिक्स मोटिव के। द फर्स्ट वन इज रिकॉग्निशन हेलिक्स। जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है इसका वो रिकॉग्निशन हेलिक्स है, जैसा कि इस डायग्राम में हमने यहाँ पर बताया है कि ये आपका एक टर्न है। लूप और टर्न का डिफरेंस हमने यहाँ पर देख लिया है। ये एक अल्फा हेलिक्स ये हो गया, दूसरा अल्फा हेलिक्स आपका ये हो गया, और ये जो है आपका ये रिकॉग्निशन हेलिक्स है। और ये जो रिकॉग्निशन हेलिक्स है इसमें आप देखिए यहाँ पर ये टर्न सेकेंड डायग्राम में हेलिक्स टर्न हेलिक्स मोटिव में, कि जो अल्फा हेलिक्स है जिसको कि हम रिकॉग्निशन हेलिक्स कह रहे हैं वो उसके साथ में जाकर के जुड़ता है। और दूसरा मैंने आपको ये कहा था कि जो दूसरी अल्फा हेलिक्स है वो इस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने का काम करती है। एंगल जो है वो आपका जो डीएनए का एक्सिस जो है उससे 90 डिग्री के ऊपर ये अटैच रहता है। दूसरा वर्टिकल हेलिक्स जो है ये आपका जो फास्फोरस बैकबोन है डीएनए की उससे जॉइंट जो है ये होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने 90 डिग्री का एंगल जो है वो इसका बताया है कि ये जो एक्सिस है डीएनए की, उस डीएनए की एक्सिस पर 90 डिग्री पर ये रिकॉग्निशन हेलिक्स जो है वो जाकर के और अटैच होता है। और हम जानते हैं कि इसमें एक जो टर्न है आपका उसमें 3.4 नैनोमीटर जो है ये होता है, 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर इसके अंदर होंगे। देन दिस रिकॉग्निशन हेलिक्स गोज इनटू द मेजर ग्रूव। अब देखिए यहाँ पर ये जो रिकॉग्निशन हेलिक्स है ये यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि ये मेजर ग्रूव के अंदर की ओर चला जाता है। और जो सी टर्मिनल है रिकॉग्निशन हेलिक्स जो होता है, और एन टर्मिनल क्या होगा, वो जो कि आपका बैकबोन के साथ इंटरेक्ट करेगा। और जो सी टर्मिनल है इसका, वो सी टर्मिनल आपका रिकॉग्निशन हेलिक्स जो है वो होता है। इसके बारे में हम पहली स्लाइड में ही मैंने आपको इसके बारे में डिटेल से बता दिया था। ओके, इंटरेक्शन जो है वो चार्ज अमीनो एसिड्स और फास्फोरस बैकबोन के बीच में होगा या आपका नाइट्रोजनस बेसेज के बीच में होगा। तो जो पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर,
जैसे आपका आर्जिनिन है। और जो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स हैं वो है आपका एस्पार्जिन, ASN से जिसको डिनोट कर रहे हैं हम यहाँ पर, और एक होगा आपका सिराइन, SER से हमने यहाँ पर डिनोट इसको इस डायग्राम में कर रखा है। ये बाइंडिंग जो है ये एक्टिवेटर HTH मोटिव का फॉर्मेशन करती है, और ये डायग्राम हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द सेल फॉर द एडिशन से लिया हुआ है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये फर्स्ट हेलिक्स है आपका, ये देन सेकेंड हेलिक्स, और जो अरेंजमेंट जो बता रहा था मैं आपको कि जो अमीनो एसिड्स हैं जिसमें हमने ये कहा था कि जो आर्जिनिन है ये आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, और ये तो किससे जाकर के जुड़ेगा, आपका नाइट्रोजनस बेस पेयर से अटैच होगा। और जो थर्ड पॉइंट पर हमने बता रखा है वो है आपका एस्पार्जिन, ASN और सिराइन। ये आपका जो फास्फोरस या इसको हम कहें कि बैकबोन जो है इसका, उससे जाकर के और अटैच ये होता है। HTH मोटिव चार्ज ऑन अमीनो एसिड्स, तो जो चार्ज है अमीनो एसिड के ऊपर वो एक यहाँ इसकी बाइंडिंग में एक की रोल जो है वो प्ले करता है। इसको इसके इफेक्ट इसके ऊपर क्या क्या होंगे इसको अगर हम देखें कि द फर्स्ट वन इज अनटाइमली इफेक्ट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड पोलैरिटी। देन ये आपको जो चार्ज्ड हैं ये स्पेसिफिक बाइंडिंग सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। जैसे हमने कहा था कि रिकॉग्निशन साइट्स उसके अंदर है जो कि डीएनए और प्रोटीन के बीच में एक स्पेसिफिक साइट के ऊपर जाकर के और ये जुड़ता है। तो ये दो चीजें जो हैं उनमें ये चार्ज अमीनो एसिड जो हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये मॉडिफाई हो सकते हैं, तीन तरीके हैं इसके। एक कि उसका फास्फोराइलेशन हो जाए, दूसरा असाइलेशन हो जाए, या तीसरा उसका मेथाइलेशन हो जाए। तो ये जो मॉडिफिकेशन है ये मॉडिफिकेशन ये इंपॉर्टेंट होते हैं एक्टिवेटर और रिप्रेसर प्रोटीन के केस में। अब जो HTH मोटिव है इसके फंक्शंस क्या हैं, तो इसका जो फंक्शन है वो है आपका ट्रांसक्रिप्शन, रिप्रेशन और एक्टिवेशन में। तो दो तरह के फंक्शन होंगे, एक तो हो गया आपका रिप्रेशन फंक्शन ऑफ HTH मोटिव और दूसरा हो जाएगा आपका एक्टिवेशन फंक्शन ऑफ HTH मोटिव। जैसे एक एग्जांपल लें हम इसका, इनको भी हम बाद में डिटेल से बात करेंगे। एक हो गया आपका लेक रिप्रेशर जो कि लेक ऑपेरॉन हमने पढ़ा है, और दूसरा है कैप, CAP, इसको हम कहेंगे कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। जैसे लेक रिप्रेशर की अगर हम बात करें तो इसमें जो सीक्वेंस है आपका वो होगा आपका ग्लूटामिक एसिड जो कि नेगेटिवली चार्ज होगा, देन एस्पार्जिनेज जो कि न्यूट्रल होगा, और फिर ल्यूसीन जो है वो न्यूट्रल होगा। तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में जो रिप्रेसर है वो ऑपरेटर से बाइंड होता है और ये क्या करेगा, डीएनए को बैंड करेगा। अब बेंडिंग जो है वो किस टाइप की होगी यहाँ पर ये डिसाइड करता है कि वहां पर कोई भी ट्रांसक्रिप्शन जो है वो नहीं हो, या जैसे लैक्टोज जो है वो अगर एलोलैक्टोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो एलोलैक्टोज जो है वो एलोस्टेरिकल साइट्स पर जाकर के और बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक कन्फर्मेशनल चेंज जो है वो आएगा। तो ये चेंज किस टाइप का होगा, इसकी वजह से क्या होगा कि जो दो हेलिक्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो अल्टर हो जाएगा। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हेलिक्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो चेंज यहाँ पर हो रहा है। सो नाउ रिप्रेसर इज अनेबल टू बाइंड लीडिंग टू ट्रांसक्रिप्शन। Then second one is CAP, that is कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। इसमें जो सीक्वेंस होगी आपकी वो होगी आर्जिनिन जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, एस्पार्जिनेज न्यूट्रल होगा और सिराइन यहाँ पर होगा। जो साइक्लिक एएमपी इंटरेक्शन इसमें किस तरह से होता है कि आपका कैप के साथ में साइक्लिक एएमपी आकर के और जुड़ता है, दोनों मिलकर के, और क्या क्या चेंजेज जो हैं वो यहाँ पर करते रहे हैं। पहली चीज कि जब कैप के साथ में साइक्लिक एएमपी आकर के जुड़ता है तो कैप प्रोटीन में आपका जो उसका 3 डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन है
वो चेंज होता है, जिसको कि हम करेंगे इसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेज जो हैं वो आ जाएंगे। अब ये चेंजेज जो हैं वो किस तरह के होंगे कि वापस वही जैसा हमने पहले कहा था कि डीएनए की हेलिक्स के दो बीच में डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर चेंज होता है। सो नाउ डीएनए बेंड्स एंड एक्टिवेट द ट्रांसक्रिप्शन। तो पहले हमने कहा था कि वो रिप्रेस कर रहा है यहाँ पर, और केप के केस में ये इसको ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करता है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर जो है पूरा हो जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन वो हमारा इससे दूर हो जाएंगे हम, तो इस क्लास को हम आज यहीं पर ख़त्म करते हैं।